Now let's see क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, जिसमें फिर से एक केस लॉ दे रखा है। इसमें ये दे रखा है कि राम, मोहन एंड गोपाल वर पार्टनर्स इन अ फर्म। सो दिस इज राम, देन मोहन एंड देन गोपाल। These are the partners. Ram, Mohan and Gopal are the partners in a firm. During the course of partnership, the firm orders Sunrise Limited to supply a machine to the firm. तो एक कंपनी है Sunrise Limited, एस लिमिटेड मान लीजिए, ये कंपनी है, और फर्म ने ऑर्डर किया था Sunrise Limited टू सप्लाई द मशीन। तो Sunrise Limited ने एक मशीन सप्लाई की है फर्म को। बिफोर द मशीन वॉज डिलीवर्ड, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर किया था। लेट्स यहां पर टाइमलाइन देख लेते हैं कि फर्म को मान लीजिए इस तारीख को ऑर्डर प्लेस किया था, और मशीन को फिर जब सप्लाई किया, डिलीवरी की, तो डिलीवर्ड on this date, but Ram was already expired. ये राम की डेथ हो चुकी थी, उसके बीच के दौरान राम एक्सपायर्ड, तो एक पार्टनर एक्सपायर हो गया। The machine, however, was later delivered to the firm. Thereafter, the remaining partners became insolvent. और ये जो दो पार्टनर थे डिलीवरी के बाद, यहां पर एम और जी, ये दोनों के दोनों इंसॉल्वेंट हो गए। ठीक है। एंड द फर्म फेल टू पे द प्राइस ऑफ द मशीन टू सनराइज लिमिटेड, एक्सप्लेन विथ रीजंस। तो यहां पर केस ऐसा है कि ऑर्डर किया था मशीन का, तब तीनों पार्टनर अलाइव थे, लेकिन जब सप्लाई की गई मशीन, डिलीवरी की गई, उससे पहले राम एक्सपायर्ड हो चुका था, और डिलीवरी के बाद एम एंड जी यानी मोहन एंड गोपाल, ये जो बचे हुए पार्टनर हैं, ये इंसॉल्वेंट हो गए। अब इन्होंने ये पूछा है कि वेदर राम्स प्राइवेट एस्टेट इज लायबल फॉर द प्राइस ऑफ द मशीन परचेज बाय द फर्म। तो क्या राम की लायबिलिटी बनेगी इस डेट के लिए, यानी जो सनराइज लिमिटेड ने मशीन भेजी थी, वो जो भी अमाउंट था, उसके लिए क्या राम लायबल रहेगा, राम की स्टेट लायबल रहेगी? पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। और दूसरा, अगेंस्ट whom कैन द क्रेडिटर ऑब्टेन अ डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ द प्राइस। अब क्योंकि डिलीवरी के बाद एम एंड जी ये भी इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सनराइज लिमिटेड अब ये जो रिकवरी करेगी अमाउंट, ये किससे करेगी? तो आइए अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। जैसा कि क्लियर है, यहां पर लायबिलिटी की बात चल रही है, पार्टनरशिप में कौन लायबल रहेगा। द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 contained in section 35। तो आप हो सके तो आप सेक्शन कोट कीजिएगा। The section provides that where under the contract between the partners, the firm is not dissolved by the death of a partner, the estate of a deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death। तो कहने का मतलब है कि यहां पर जैसा कि हमने देखा कि राम की डेथ हो गई थी पार्टनर की, लेकिन जो फर्म थी वो कंटिन्यू थी, मोहन एंड गोपाल फर्म को कंटिन्यू कर रहे थे। तो ऐसे केस में राम की जो लायबिलिटी है उस डेट के लिए वो नहीं बनती। देयरफॉर कंसीडरिंग द अबव प्रोविजन, राम्स एस्टेट इन दिस केस विल नॉट बी लायबल फॉर द प्राइस ऑफ द मशीनरी परचेस। दूसरा ये कहते हैं, द क्रेडिटर्स इन दिस केस कैन हैव ओनली पर्सनल डिक्री अगेंस्ट द सर्वाइविंग पार्टनर एंड डिक्री अगेंस्ट द पार्टनरशिप एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ दोज पार्टनर।
However, since the surviving partners are already insolvent, no suit for recovery of the debt would lie against them. क्योंकि एक बार अगर इनको insolvent declare कर दिया है कोर्ट ने, तो आप डायरेक्टली उससे कुछ डिमांड नहीं कर सकते. However, ये कहते हैं a suit for goods sold and delivered would not lie against the representative of the deceased partner. यानी राम का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके अगेंस्ट भी कोई डेट नहीं बनता है, किसी तरह का लाइबिलिटी नहीं बनता है. दिस इज बिकॉज देयर वाज नॉट डेट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स इन राम्स लाइफ टाइम. इनका कहने का मतलब है कि अगर राम की लाइफ टाइम में वो गुड्स डिलीवर हो जाते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऑर्डर दिया था और डिलीवरी भी अगर हो जाती, उसके बाद अगर राम की डेथ होती, तो जरूर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको जो भी स्टेट मिलती राम की, वो लायबल रहती फॉर दी डेट ड्यू. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इन्होंने, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. तो ये एक तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो केस लॉ. सीधे के सीधे आपको प्रोसीजर बताना है रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. तो लेट्स सी द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 58 कहता है द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म मे बी अफेक्टेड at any time by sending by post or delivery to the registrar of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated. A statement in the prescribed form and accompanied by the prescribed fee statement. तो कहने का मतलब है कि ये जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जरूरी नहीं है कि आप जब आप पार्टनरशिप फॉर्म करें तभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कभी भी आप कर सकते हैं. और ये देखिए डिफरेंट स्टेट्स जो रहती हैं, स्टेट्स में अलग अलग के रूल्स हो सकते हैं. बट अगर आप ओवरऑल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें, जो सेंट्रल एक्ट है, उसमें इन्होंने साफ लिखा है कि कभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो कौन से रजिस्ट्रार के पास जाएंगे? तो ये कहते हैं एनी रजिस्ट्रार जहां पर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, सिचुएटेड है. मान लीजिए एक फर्म है, उसका 3 स्टेट में फर्म सिचुएटेड है, प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड है, तो किसी भी एक रजिस्ट्रार के पास आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जहां पे आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड है या प्रपोज टू बी सिचुएटेड. उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, और साथ में फॉर्म के साथ ये इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. सबसे पहले फर्म का नाम ये देना पड़ेगा, द प्लेस और द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, मुख्य जो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आपको देना पड़ेगा. द नेम्स ऑफ any other places where the firm carry on businesses, suppose this is the main place, इसके बारे में जानकारी. इसके अलावा भी जो अदर प्लेसेस है बिजनेस की, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी. द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, कितने पार्टनर हैं और उन्होंने कब कब पार्टनरशिप ज्वाइन की है, ये लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है. The names in full and permanent address of the partner and the duration of the firm. The statement shall be signed by all the partners or by their agents specially authorized in this field. तो ये स्टेटमेंट को साइन करना पड़ेगा. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सभी पार्टनर साइन कर सकते हैं खुद, या फिर उनके एजेंट भी साइन कर सकते हैं, लेकिन they should be specifically authorized in this field. आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी नहीं चलेगी, यहाँ पे स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी आपको देनी पड़ेगी एजेंट को. Each person signing the statement shall also verify it in the manner prescribed, और उसको वो वेरीफाई भी करेगा.
A firm name shall not contain any of the following words. This is also very important कि आप वैसे तो पार्टनरशिप फर्म का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं ये आप यूज नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ द फर्म, लाइक क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, or words expressing or implying the sanction, approval or patronage of the government, except when the state government signifies its consent to the use of such words as a part of firm name by order in writing. तो नॉर्मली आप इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, या और भी ऐसा कोई वर्ड्स जिसमें कि आपका गवर्नमेंट से कोई लिंकेज लगता है या नाता लगता है, इस तरह के वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट जब आपको गवर्नमेंट ने राइटिंग में वो अप्रूवल दे दिया है वो वर्ड्स यूज करने का। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन जरूर है कि आप स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल ले सकते हैं, और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने राइटिंग में अप्रूवल दिया तो वो वर्ड्स जरूर आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आइए अब देखते हैं पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे फिर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ फर्म, पॉइंट आउट एक्सटेंट ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी रिफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो यहाँ पर इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में आपको डिटेल में देना है, डिस्क्राइब करना है, और साथ में इमरजेंसी सिचुएशन में एम्प्लॉयड अथॉरिटी किस तरह की होती है ये भी बताना है। तो लेट्स मूव टू द आंसर। इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म, सेक्शन 19 कवर कर रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 22 द एक्ट ऑफ पार्टनर which is done to carry on in usual way business of kind carried on by the firm binds the firm। तो यानी नॉर्मल वे में अगर कोई भी पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंदर नॉर्मली कोई भी काम करता है तो वो जो एक्ट करता है उससे पूरी फर्म बाइंड हो जाती है, फर्म विल बी बाउंड बाय दैट एक्ट। द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू बाइंड द फर्म conferred by this section is called implied authority। और यही अथॉरिटी जो बाइंड करने की इसके पास रहती है, यानी एक पार्टनर है उसने मान लीजिए लोन ले लिया है पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो ये जो अदर पार्टनर है, इनफैक्ट ये जो पूरी पार्टनरशिप फर्म है ये इस लोन से बाइंड हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी। तो इसे कहते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी। इसके लिए कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं। इसका एक एग्जांपल भी दे सकते हैं जो कोर्ट ने केसेस डिसाइड किए हैं कि अगर आपकी ट्रेडिंग फर्म है, ये याद रखना ट्रेडिंग फर्म है, तो ट्रेडिंग फर्म में पार्टनर्स के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि वो लोन ले सकते हैं फर्म के लिए। जैसे ये अगर ट्रेडिंग फर्म है तो ये लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रोफेशनल फर्म है, प्रोफेशनल फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है या कंपनी सेक्रेटरीज, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स की फर्म, तो ऐसे केस में आप लोन लेने की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं रहती। तो नॉर्मल वे में, नॉर्मल बिजनेस, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में लोन की बहुत जरूरत रहती है और वहां पर इम्प्लाइड मान लिया जाता है कि पार्टनर्स के पास वो अथॉरिटी है, तो इसे हम इम्प्लाइड कहते हैं। ऐसी अथॉरिटी जो एक्ट अगर वो करता है तो वो सभी पूरी पार्टनरशिप फर्म को बाइंड करता है। अब बात करते हैं, इन एब्सेंस ऑफ एनी यूजेस और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्ररी, द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू। तो यहां पर एक्सेप्शंस दे रखे हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी के, यानी यहां पर इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो जो बिजनेस कर रहे हैं या जिस एरिया में है उसमें यूजेस है, कस्टम है, ट्रेडिशनल है, कि वहां पर इस तरह की वो स्वतंत्रता है, पावर है पार्टनर को, वो एक्सेप्शनल केसेस हो जाएगा। अदरवाइज यहां पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जो केसेस हैं नॉर्मली इसमें इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मानी जाती, यानी इन केसेस में एक सिंगल पार्टनर फर्म को बाइंड नहीं कर सकता।
तो इम्प्लॉइड अथॉरिटी यहां पर बताइए आपने, और साथ में उसके एक्सेप्शंस भी दे दिए यहां पे। तो यहां पर ये बोलते हैं सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन। अगर आपकी फर्म का डिस्प्यूट चल रहा है कहीं, तो वो जो डिस्प्यूट है जो आर्बिट्रेशन को दिया जाता है, यानी जहां पर दो पक्ष किसी एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं और वो उनकी सुनवाई करता है, कुछ डिसाइड करता है, रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट। तो इस तरह का डिस्प्यूट कोई एक सिंगल पार्टनर नहीं रेफर कर सकता आर्बिट्रेशन को। दूसरा है, कहते हैं ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन इट्स ओन नेम। अकेला पार्टनर फर्म के बिहाफ पे बैंकिंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर सकता, किसी से पैसा लेना है तो वो उसको एक सिंगल पार्टनर उसको माफ नहीं कर सकता उस क्लेम। विथड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म ने किसी के खिलाफ सूट फाइल किया है, तो वो सूट वापस नहीं लिया जा सकता किसी एक पार्टनर के द्वारा, वो पूरी फर्म का डिसीजन होना चाहिए। एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, या फिर सूट फाइल हुआ है फर्म के अगेंस्ट और जब बात आती है एडमिशन की, लायबिलिटी एडमिट करने की बात आती है कि हाँ वी आर लायबल, तो वो एक सिंगल पार्टनर नहीं कर सकता। अगर उसको अथॉरिटी दी है तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इंप्लाइड अथॉरिटी यहां नहीं मानी जाएगी। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं परचेज कर सकता एक सिंगल पर्सन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, ये ट्रांसफर भी नहीं कर सकता इमूवेबल। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी ये पार्टनरशिप फर्म किसी और पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर बन सकती है, लेकिन एक सिंगल पार्टनर वो नहीं कर सकता। यहां पर इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। तो ये सारे एक्सेप्शंस आप कोट कर सकते हैं इन केस ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी बताने के बाद उसके एक्सेप्शंस यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद इन्होंने फिर सेक्शन 22 का भी जिक्र किया है, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड अ फर्म। यानी अगर आप कोई काम करते हैं और कोई भी पर्सन पार्टनर ये काम करता है, तो वो फर्म को बाइंड कब कर सकता है। इन ऑर्डर टू बाइंड द फर्म, एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय पार्टनर और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म shall be done or executed in the firm name, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये पर्सन है 3, ये पार्टनर है, मान लीजिए ए बी सी ये पार्टनर है। अब ए मान लीजिए यहां पर बैंक के पास गया है लोन ले, और लोन जब ले रहा है तो यहां पर अगर वो लोन एप्लीकेशन में नीचे ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऐसे पार्टनरशिप फर्म का नाम लिख के एज ए पार्टनर साइन करता है, तो डेफिनेटली ही विल बी एबल टू बाइंड द फर्म। या फिर अगर ऐसा नहीं भी करता है और जो लोन का एप्लीकेशन है या एग्रीमेंट है उसमें वहां पर जिक्र किया है कहीं पे कि आई एम टेकिंग लोन ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टनरशिप फर्म, आई एम द पार्टनर, और फिर साइन करता है, यानी ये 2 चीजें जरूरी है, तभी पार्टनरशिप फर्म बाइंड होंगी। अगर पार्टनरशिप फर्म का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर और वो लोन ले लेता है, तो वो पर्सनल लायबिलिटी होगी उस पार्टनर की, फर्म विल नॉट बी लायबल। फर्म को बाइंड करने के लिए जब कभी भी पार्टनर वो एग्जीक्यूट करेगा तो फर्म के बिहाफ पे या तो साइन करेगा या फर्म को का नाम वहां पर आना चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि आई एम टेकिंग दिस और आई एम डूइंग एनी सच एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो ही वहां पर फर्म की लायबिलिटी बनती है, अदरवाइज वो पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी। अब यहां पर एक्चुअली इन्होंने सब कुछ दिया है, लेकिन सजेस्टेड में ये आंसर नहीं दिया है। पॉइंट आउट द एक्सटेंट ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी रिप्रेजेंटिंग द प्रोविजन, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होगा ये इन्होंने नहीं बताया है सजेस्टेड में। तो आप सजेस्टेड को एकदम भगवान मत मानिएगा, आंसर भी ऐसा ही लिखना है। मैंने कई बार ये बात बताई भी है
तो यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन का भी आपको आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म है और लेट्स से 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। अब इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है पार्टनरशिप फर्म, बट ऑब्वियसली, और इसमें से ए के पास इन्होंने रॉ मटेरियल परचेस करने की जो छूट है या अथॉरिटी है वो ए को दे रखी है इस पार्टनरशिप फर्म ने एज पर एग्रीमेंट। तो बट ऑब्वियस बी और सी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। बट एक दिन ऐसा होता है जब ये एक दिन ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है, बिग ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग करके देना था एक बड़े ऑर्डर को, मान लीजिए 1 करोड़ का ऑर्डर आ गया है, और ये जो ए था ही वॉज नॉट अवेलेबल फॉर रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल का एक्यूट शॉर्टेज था, वो कहीं से भी अवेलेबल करना था। तो इट्स अ इमरजेंसी सिचुएशन। अगर ये ऑर्डर फुलफिल नहीं होता देन यहां पर फर्म को एक पेनल्टी लग सकती थी 10 लाख रुपीस। तो ऐसे केस में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि सी जो है, लेट्स सपोज वो रॉ मटेरियल परचेस कर लेता है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड दे ये अगर फर्म रॉ मटेरियल परचेस करता है तो ऐसे में he will be allowed to purchase the raw material because he is trying to protect the firm from losses। तो ऐसे में सी का जो एक्ट है उसने अपना पैसा लगा के रॉ मटेरियल परचेस करके लाया और वो खर्च किया, तो सी शुड बी इंडेमनिफाइड फॉर सच परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल। ऑल्दो उसके पास अथॉरिटी नहीं थी लेकिन सी को वो पैसा मिलना चाहिए। इस तरह और भी कई एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री में यहाँ पर गोडाउन है, आग लग गई है और ऐसे में सी ने कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स को बुलाया है या पानी के टैंकर्स रखे थे, उनको वो परचेस कर लेता है और यहाँ पर आग बुझाता है। तो ये जो उसने खर्चा किया उसको उसका पेमेंट मिलना चाहिए। इट शुड बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। तो इस तरह की इम्प्लाइड अथॉरिटी का स्कोप जो है वो बढ़ जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। तो जब कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए इस तरह का तो आप एग्जाम्पल दे के अपना पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे और इसका आंसर आप दे सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए साथ में, पहले मीनिंग पूछा है और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पूछिए। तो देखिए इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा कि कितने मार्क्स अलॉटेड हैं। अपने इमोशंस को काबू में रखिएगा। अगर 4 मार्क्स हैं तो आंसर उस हिसाब से होना चाहिए, 8 मार्क्स का है तो उस हिसाब से आपका आंसर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लिखने को काफी कुछ है। एलएलपी के केस में आप काफी कुछ लिख भी सकते हैं। तो देखते हैं कि इन्होंने इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर किस तरह से दिया है। लेट्स ट्राई टू सी। सबसे पहले ये बताते हैं मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी इज न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी। तो जनरल बात बता रहे हैं आप, न्यू फॉर्म है क्योंकि एक होती है पार्टनरशिप फर्म, दूसरी होती है कंपनी। कंपनी की सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होती है, फर्म की सेपरेट लीगल पर्सनालिटी नहीं होती है। कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाली और अनलिमिटेड लायबिलिटी दोनों हो सकती है। नॉर्मली मोस्टली लिमिटेड लायबिलिटी वाली होती है, मेन फीचर है, और फर्म की हमेशा अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो इन दोनों के बीच का एक नया बिजनेस एंटिटी बोल लीजिए, बिजनेस फॉर्म बोल लीजिए, एलएलपी, ये इंट्रोड्यूस किया गया है एलएलपी एक्ट 2008 के थ्रू इंडिया में। इंडिया के अलावा अगर आप देखें बाकी देशों में ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। इंडिया में ये 2008 से आया है।
तो इसलिए यहां पर कह सकते हैं आप, इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लायबिलिटी। इसका फीचर है कि लायबिलिटी इस केस में लिमिटेड रहेगी। लायबिलिटी किसकी? पार्टनर्स की। जो पार्टनर्स होंगे इसके, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। इट्स एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट not only gives the benefit of limited liability at low compliance cost। यानी कंपनी में भी लिमिटेड लायबिलिटी आप फॉर्म कर सकते हैं, कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी, बट वहां पर लीगल कंप्लायंस जो करना पड़ता है वो बहुत ज्यादा करना पड़ता है। लीगल कंप्लायंस यहां पर काफी लो लीगल कंप्लायंस होता है एज कंपेयर टू कंपनी, और साथ में लिमिटेड लायबिलिटी मिल रही है और एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी मिलती है आपको। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट बट अलाउ इट्स पार्टनर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। द LLP is a separate legal entity, and while the LLP itself will be liable for the full extent of its asset, the liability of partners will be limited। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी यानी लायबिलिटी ऑफ LLP की बात चल रही है, पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है। जो लायबिलिटी ऑफ LLP होगी वो तो उसकी फुल जितनी भी एसेट्स है उस एसेट्स तक लायबिलिटी एक्सटेंड होती है LLP की। लेकिन जहां तक पार्टनर्स का सवाल है, पार्टनर्स की लायबिलिटी ओनली अप टू द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम वहीं तक रहेगी। LLP is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of a company and the flexibility of partnership। तो पार्टनरशिप में देखिए मैनेजमेंट बड़ा आसान होता है, यानी पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं और उस हिसाब से अपने अफेयर्स बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी जो है बिजनेस कंडक्ट करने की वाया एग्रीमेंट उसको बरकरार रखा है, और साथ में लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर भी दे दिया जो कंपनी का रहता है और सेपरेट लीगल एंटिटी का। सिंस LLP कंटेन्स एलिमेंट ऑफ बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एज वेल एज अ पार्टनरशिप फॉर्म स्ट्रक्चर, LLP इज कॉल्ड हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। तो इसको एक हाइब्रिड भी बोला जाता है। हाइब्रिड का मतलब मिक्स, मिला जुला फीचर फॉर्म और कंपनी का। तो यहां पर इन्होंने इतना लिखा है मीनिंग को समझाने में LLP का मतलब क्या होता है। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि इंडिया में जो LLP कल्चर आया है वो LLP एक्ट 2008 से आया है। इसके पहले LLP का कंसेप्ट इंडिया में नहीं था, लेकिन इंडिया के अलावा बाकी के देशों में ये ऑलरेडी मौजूद था LLP का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और सेलिएंट फीचर ऑफ LLP। तो बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं यहाँ पर लिखने के लिए, आपको बहुत कुछ लिखा जा सकता है। मैंने जैसे कि बताया कि आपके जो मार्क्स अलॉटेड है उसको देखते हुए आपको यहाँ पर ये लिखना है। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और सेलिएंट फीचर्स की ऑफ LLP को एक एक करके। पहला ये कहते हैं कि LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। यस, LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी इसकी एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। तो यहाँ पर सेक्शन कोड क्या है, 21D ऑफ LLP एक्ट 2008 provides that LLP is a body corporate formed and incorporated under the act and is a legal entity separate from that of its partner and shall have perpetual succession। perpetual succession का मतलब कि ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है LLP है ये चलती जाएगी, चाहे इसके पार्टनर्स आए या जाएं, यानी पार्टनर्स की डेथ हो या नए पार्टनर आते हैं, इसमें इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट डिसॉल्व, इट विल कंटिन्यू। Therefore, any change in the partners of LLP shall not affect the existence, rights or liabilities of the LLP in general। Section 3 of LLP Act provides that LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is a legal entity separate from that of its partner। तो LLP
एक तरह से बॉडी कॉर्पोरेट है। यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब देखिए होता है कि ये जो पार्टनर्स हैं दे आर मेड इनटू अ बॉडी विच इज सेपरेट फ्रॉम दीज पार्टनर्स। उसकी एक इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस है, अलग अलग पर्सनालिटी है अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर, और इस बॉडी कॉर्पोरेट से ये सभी पार्टनर्स बाउंड हो जाते हैं, रिलेटेड हो जाते हैं। जैसे कि हस्बैंड है और वाइफ है, इन दोनों से मिलके एक परिवार की रचना हो रही है। और इसी तरह से इसके पहले, शादी के पहले ये अलग अलग थे, कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन अब एक परिवार हो गया है। इसी तरह से ये भी एक परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये जो परिवार है उसकी एक अलग पहचान है और ये इसके एज ए मेंबर है। अब बात करते हैं दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। जैसा कि मैंने बताया, पार्टनर्स आए, पार्टनर्स जाएं, लेकिन एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। द एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन इट्स पार्टनर्स। डेथ, insanity, retirement, insolvency of partner has no impact on the existence of LLP. It is capable of entering into contract and holding property in its own name. तो फर्म के पास वो फीचर नहीं था, लेकिन LLP के पास ये फीचर है कि वो अपने खुद के नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है और कई तरह के डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम। इसके बाद आता है फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी। The LLP is a separate legal entity, is liable to the full extent of its assets, but the liability of partners is limited to their agreed contribution in the LLP. In other words, creditors of LLP shall be the creditors of LLP alone. तो यहां पर एक बेसिक डिफरेंस है कि अगर ये ABC पार्टनर होते, पार्टनरशिप फर्म होती, और यहां पर LLP है, अगर फर्म होती केवल, तो इसका जो क्रेडिटर है ये किसी से भी डिमांड कर सकता था डेट। लेकिन इन केस ऑफ LLP, द क्रेडिटर ऑफ LLP कैन नॉट डिमांड द अमाउंट फ्रॉम द पार्टनर्स। He can demand the amount from the LLP only, because LLP is a separate legal entity and these partners of LLP will be liable only to the amount agreed to be contributed by them, and they will be liable to LLP, not to the creditors. इसके बाद दूसरा फीचर, नेक्स्ट फीचर है म्यूचुअल एजेंसी। फर्दर, नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और unauthorized action of other partners. Thus, individual partners are shielded from the joint liability created by another partner's wrongful business decision or misconduct. In other words, all partners will be the agents of the LLP alone. No one partner can bind the other partner by his acts. यहाँ ये डिफरेंस बिल्कुल सामने उभर के आता है। जैसे यहाँ पर जो एक पार्टनर है, कोई अगर एक्शन करता था, मान लीजिए लोन लेता था, द होल पार्टनरशिप फर्म, दैट इज ऑल अदर पार्टनर्स ऑल्सो बिकम्स बाउंड बाय दिस एक्शन। लेकिन यहां पर LLP में अगर कोई एक पार्टनर है वो एक्शन करता है, तो ओनली LLP विल बी बाउंड, अदर पार्टनर्स विल नॉट बी बाउंड बाय दैट एक्शन। दैट इज ऐसी एक्शन जो इंडिपेंडेंट है या अनऑथोराइज्ड एक्शन है, वो किसी भी तरह से दूसरे पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकते। तो यहां पर यह भी बात क्लियर होती है कि इन केस ऑफ LLP के केस में जो पार्टनर रहता है वो एजेंट हो सकता है LLP का, लेकिन दूसरे पार्टनर्स का वो एजेंट नहीं माना जाएगा। जबकि फर्म के केस में एक पार्टनर जो रहता है वो दूसरे पार्टनर्स का एजेंट माना जाता है, और दूसरे पार्टनर प्रिंसिपल है, तो वो उनको बाउंड कर सकता है अपनी एक्शन। इसके बाद आता है नेक्स्ट इज LLP एग्रीमेंट।
Mutual rights and duties of partners within LLP are governed by the agreement between the partners. जैसा कि पार्टनरशिप फॉर्म में भी होता है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, कौन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, ये सारे चीजें आप पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है, LLP का एग्रीमेंट होता है, उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं। The LLP Act 2000 Act provides flexibility to partners to devise the agreement as per their choice. Full freedom है यहाँ पर। In the absence of any such agreement, लेकिन अगर आपने जो एग्रीमेंट है उसको कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हैं, तो ऐसे केस में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ LLP Act 2008। तो LLP एक्ट का जो स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है वो इस LLP पे लग जाएगा। अगर LLP का जो खुद का एग्रीमेंट है वो साइलेंट है, तो ऐसे पॉइंट्स जिसपे वो साइलेंट है तो LLP एक्ट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एग्रीमेंट का वो उसके लग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्योंकि हमने देखा यहां पर LLP की एक अलग पहचान है, खुद की एक अलग नाम है, वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, यानी एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है LLP की, और ये इनकॉर्पोरेट की जाती है एज पर लॉ, ये एग्जिस्टेंस में आती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। पर्सन के वो सारे फीचर इसमें रहते हैं, और क्योंकि ये लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। LLP इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन because it is created by a legal process and is clothed with all the rights of an individual. It can do everything which any natural person can do, except of course that it cannot be sent to jail. यानी ज्यादातर काम जो एक इंडिविजुअल पर्सन कर सकता है, ज्यादातर राइट्स जो इंडिविजुअल को रहते हैं वो LLP को भी रहते हैं, लेकिन बट ऑब्वियसली सारी की सारी चीजें जो इंडिविजुअल करता है वो तो ये नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स आर्टिफिशियल। तो जेल में इसको नहीं भेजा जा सकता, कैन नॉट टेक ओथ, शपथ नहीं ले सकती है, कैन नॉट मैरी और गेट डिवोर्स, नॉर कैन इट प्रैक्टिस अ लर्नड प्रोफेशन लाइक CA और मेडिसिन। इस तरह से वो शिक्षा हासिल नहीं कर सकती। LLP इज इनविजिबल, इंटेंजिबल, इमॉर्टल। तो LLP जो है इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती, इंटेंजिबल छू नहीं सकती, इमॉर्टल है, उसको मारा नहीं जा सकता, केवल लॉ के द्वारा ये डिसॉल्व हो सकती है। बट नॉट अ फिक्टिशियस बिकॉज इट रियली एक्सिस्ट। इसका मतलब ये काल्पनिक नहीं है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ। लॉ की वजह से ये एग्जिस्ट करती है, तो फिक्टिशियस नहीं है, काल्पनिक नहीं है, हकीकत है। इसके बाद आता है कॉमन सील का फीचर। LLP being an artificial person can act through its partner and designated partner. LLP may have a common seal, यानी यहाँ पर may वर्ड का इस्तेमाल किया है, यानी ऑप्शनल दिया है यहाँ पर, if it decides to have one, यानी ऑप्शनल है। अगर चाहे तो LLP अपनी खुद की एक सील ले सकती है। याद रखना ये जो सील है इसको कॉमन सील बोला जाता है। कॉमन सील का मतलब मेटालिक सील होती है, ये रबर स्टैम्प की बात नहीं कर रहे हैं, ये कॉमन सील होती है जो किसी भी कागज पे अगर आप पंच करें, इंक विंक नहीं होती इसमें, तो वहां पर एक निशान उभर के आ जाता है। Thus, it is not mandatory for LLP to have common seal. तो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर चाहे तो LLP अपनी खुद की कॉमन सील रख सकती है। It shall remain under the custody of some responsible official and it shall be affixed in the presence of at least 2 designated partners of LLP. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कॉमन सील, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगाया जाता है इसे, तो इसको संभाल के रखना जरूरी है। तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल की कस्टडी में रहनी चाहिए
और जब कभी भी इसका इस्तेमाल हो तो एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की प्रेजेंस में वो होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं कि कॉमन सील जो है वो मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है। अगर चाहें तो एलएलपी अपनी रख सकती है कॉमन सील। इसके बाद बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एलएलपी का। एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट अदर पार्टनर्स। इन्हें हमने देखा है कि जो भी पार्टनर्स है एलएलपी के, दे आर एजेंट ऑफ एलएलपी। जितने भी पार्टनर हैं वो सब एलएलपी के एजेंट हैं, एक दूसरे के एजेंट नहीं है, एलएलपी के एजेंट हैं। और ये कहते हैं द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। सच कंट्रीब्यूशन मे बी ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल नेचर और बोथ। यानी आपने देखा होगा पार्टनरशिप जब फॉर्म होती है फर्म के केस में, तो पार्टनर्स जो अपना कंट्रीब्यूशन लाता है वो या तो मनी में ला सकता है, पैसे में कि 10,000 दिए, या फिर कोई फर्नीचर है या गाड़ी है उसकी फॉर्म में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन ला सकता है। तो यहां पर भी इन्होंने बोला है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है वहां तक इसकी लायबिलिटी रहेगी, और ये जो कंट्रीब्यूशन है इट कैन बी ब्रॉट बाय द पार्टनर टेंजिबल और इनटेंजिबल नेचर। इनटेंजिबल में यहां पर आपका जैसे नो हाउ आ जाता है, पेटेंट, कॉपीराइट, इस तरह की इनटेंजिबल फॉर्म में भी वो कंट्रीब्यूशन दे सकता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब मैनेज कैसे करेंगे बिजनेस को? तो देखिए कंपनी का एकदम अलग सिस्टम है। कंपनी का अगर आप देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है यहाँ पर, और शेयर होल्डर्स, ओनर्स रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। अगर आप फर्म का देखेंगे तो फर्म में पार्टनर्स जो रहते हैं वो मैनेज करते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट का है फीचर, ये कहते हैं द पार्टनर्स इन एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ एलएलपी बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंस। कहने का मतलब है कि सारे पार्टनर्स जितने भी हैं वो सभी हकदार हैं, एंटाइटल टू मैनेज। जरूरी नहीं कि सभी मिलके मैनेज करें, लेकिन उनका राइट बनता है हर एक पार्टनर का कि वो मैनेज कर सकता है बिजनेस को, एंटाइटल है वो। लेकिन जहां तक लीगल कंप्लायंस का सवाल है, रिटर्न वगैरह फाइल करना, डॉक्यूमेंट, ऑल दीज थिंग्स, लीगल कंप्लायंस जितनी भी है उसके लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, बाकी के पार्टनर्स नहीं। ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंस। तो मैनेजमेंट आप हमेशा याद रखिएगा कि सारे जितने भी पार्टनर्स है ऑल आर एंटाइटल, उनका हक है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद और फीचर है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब देखिए मैनेज इतने सारे लोग करेंगे, बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, सीन है। अब बात करते हैं मेंबर्स, इन्हें जो पार्टनर्स हैं वो कितने होंगे। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। 2 पार्टनर्स होंगे कम से कम 2 पार्टनर्स होंगे, और इंडिविजुअल एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, of whom at least one shall be resident in India, and there is no maximum limit on partners in LLP. तो पहली बात तो इन्होंने मिनिमम पार्टनर की कही है, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है सर यहाँ पर। देयर इज नो लिमिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। लेकिन अगर आप अज्यूम करें कि भाई 5 लाख पार्टनर है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है, अलग से मैनेजमेंट। हाँ, अगर उनकी एग्रीमेंट होता है कि भाई ये 10 पार्टनर्स हैं, ये मैनेज करेंगे, देन इट इज, अदरवाइज ईच एंड एवरी पर्सन इज पार्टनर इज एंटाइटल्ड बाय द वे। तो एनीवे
नॉर्मली इसमें देखेंगे आप ज्यादा पार्टनर्स नहीं रहेंगे एलएलपी में, जैसे कंपनी में जो मेंबर्स रहते इतने नहीं रहते, बट लिमिट नहीं लगाई है उन्होंने। पार्टनरशिप फॉर्म में जरूर लिमिट है 50 की, क्योंकि उसके बाद वो इलीगल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दी जाती है एज पर कंपनी लॉ। लेकिन एलएलपी में कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए। इसके अलावा एक और जो फीचर इन्होंने बताया है कि इंडिविजुअल, यानी ये तो होंगे, और कम से कम मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है इंडिविजुअल होने चाहिए। ठीक है, यानी पार्टनर्स तो देखिए जो पार्टनर रहते हैं वो कोई भी हो सकता है पर्सन, यानी यहाँ पर कोई कंपनी भी इस एलएलपी की पार्टनर हो सकती है, या दूसरी एलएलपी की पार्टनर हो सकती है, एक इंडिविजुअल हो सकता है। लेकिन जब बात बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, लेकिन जब बात करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर की, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर ओनली इंडिविजुअल होने चाहिए, और उसमें से भी एक डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। और जैसा कि हमने पहले ही देख रखा है कि ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर रहते हैं ये लीगल कंप्लायंस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, बाकी मैनेजमेंट तो सभी पार्टनर्स एंटाइटल रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। देखिए जहां तक फर्म का सवाल है, पार्टनरशिप फर्म का, ये आप फॉर्म कर सकते हैं ओनली फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए फॉर्म। बाकी अगर आपको करना है तो ट्रस्ट वगैरह फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म ओनली फॉर प्रॉफिट होती है। कंपनी भी नॉर्मली फॉर प्रॉफिट होती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है सेक्शन 8 कंपनी विच कैन बी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट। लेकिन जब बात करते हैं एलएलपी की, तो एलएलपी में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। सो इट इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मिंग एलएलपी इज कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस with a view to earn profit. Thus, LLP cannot be formed for charitable or non-economic purposes. इसके ऊपर केस भी आ सकता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि एक पर्सन है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनको चैरिटेबल पर्पस के लिए इन तीनों में से किसी एक फॉर्म का चुनाव करना है, तो आपको बताना है कि भाई फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ओनली फॉर प्रॉफिट, एलएलपी भी ओनली फॉर प्रॉफिट है, कंपनी भी वैसे है लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, तो सेक्शन 8 कंपनी आप चाहें तो फॉर्म कर सकते हैं, जो सेक्शन 8 में पर्पसेस दिए हैं उसके लिए। अब बात करते हैं एक और फीचर की, इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि यहां पर एक अलग से एक्ट है, एलएलपी एक्ट 2008, और ये एक सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट है, और इसका जो मैनेजमेंट है, यानी जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको रेगुलेट कर सकती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का भी प्रोविजन है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ एलएलपी बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पस। तो नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन जब होता है, जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है इस एलएलपी में, इसका मिसयूज हो रहा है, मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, मिसमैनेज, तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद एक और खासियत है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर या अमलगमेशन ऑफ एलएलपी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एलएलपी एक्ट। इसका मतलब 2 एलएलपी है, वो आपस में मर्ज हो सकती है और एक अलग एलएलपी बना सकते हैं, मर्ज हो सकती है, अमलगमेट हो सकती है एक एलएलपी दूसरे में,
मर्जर, अमलगमेशन जैसे कंपनीज में होता है, इसी तरह से यहाँ भी एलएलपी का कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हो सकता है, और जो भी होगा वो एज पर एलएलपी एक्ट 2008 के मुताबिक होगा। इसके बाद बात करते हैं एक और फीचर की, कन्वर्शन इनटू एलएलपी। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इसके ऊपर डिबेट भी होती है कि दूसरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, क्या वो एलएलपी में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप एलएलपी एक्ट देखें तो एलएलपी एक्ट 2008 में शेड्यूल्स दे रखे हैं। शेड्यूल 1 स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है, ड्यूटीज एंड राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटी की बात करता है पार्टनर्स की। इसके अलावा शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 4 है, और ये शेड्यूल 2 फर्म का कन्वर्जन की बात करता है। शेड्यूल 3 जो है वो प्राइवेट कंपनी एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होगी इसकी बात करता है, और शेड्यूल 4 पब्लिक, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होगी इसकी बात करता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक शेड्यूल है। सीए फाउंडेशन में इसकी ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करनी है आपको, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि भाई कन्वर्जन पॉसिबल है। तो कोई पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, these type of business are allowed to be converted into LLP in accordance with the provisions of LLP Act। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर आप शेड्यूल भी लिख सकते हैं। जब बात कन्वर्जन की होगी तो आप इस तरह के शेड्यूल भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है कन्वर्जन इनटू एलएलपी, तो देखिए यहाँ पर क्लियरली बताया कि फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड। अब एक डिबेटेबल पॉइंट है कि क्या 1 पर्सन कंपनी, क्या ओपीसी भी कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में? ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आइटम है क्योंकि अगर आप ओपीसी देखें तो इट्स अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, इट्स अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी बेसिकली ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है, विथ वन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन दैट इट हैज ओनली 1 मेंबर, और बहुत सारे एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस 1 पर्सन कंपनी को। तो यहाँ पर शेड्यूल में जो शेड्यूल 2 फर्म के कन्वर्जन के लिए, शेड्यूल 3 प्राइवेट कंपनी के कन्वर्जन के लिए, और 4 जो है अनलिस्टेड के लिए। तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स की डिफरेंट ओपिनियन है इसके ऊपर, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ओपीसी डायरेक्टली एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, डायरेक्ट प्रोविजन नहीं। हाँ, लेकिन अगर ओपीसी को आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करें या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में पहले कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप इसको एलएलपी में कन्वर्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्या ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में, तो आपको ये प्रोविजन ही कोट करने हैं, ये शेड्यूल भी कोट करने पड़ेंगे, और फिर अपना ओपिनियन देना है। मेरे हिसाब से ओपीसी डायरेक्टली नहीं हो सकती एलएलपी में, पहले प्राइवेट या अनलिस्टेड पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एलएलपी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर द एलएलपी एक्ट। अब इसके बाद बात करते हैं एक और फीचर की, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए, क्योंकि एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, और ये इसको जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की एक वेबसाइट है mca.gov.in, जो नॉर्मली जितनी भी कंपनीज हैं उन सब के डॉक्यूमेंट्स सभी यहाँ पे फाइल होते हैं, यहीं पे रिकॉर्ड्स रहता है सभी का। और एलएलपी के लिए भी कोई अलग से पोर्टल नहीं बनाया गया है, एलएलपी के लिए भी यही पोर्टल यूज करना है, और इस पोर्टल के थ्रू आप
LLP के सभी फॉर्म फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक फीचर है और ये फॉर्म में नहीं रहता, कंपनी में जरूर रहता है, लेकिन LLP में भी है। तो यहाँ पर ये कहते हैं एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन of a document required to be filed or delivered under the act and rules made thereunder shall be filed in computer readable electronic form on websites mca.gov.in। ये वेबसाइट का नाम भी आप लिखेंगे, बहुत जरूरी है। एंड इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप फाइल करेंगे सब ऑनलाइन होगा। इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय अ पार्टनर or a designated partner of LLP by the use of electronic or digital signature। तो देखिए डिजिटल सिग्नेचर ऑलमोस्ट मैंडेटरी है अगर आप MCA की साइट पे कुछ फाइल करते हैं, कंपनीज के लिए भी और LLP के लिए भी। तो डिजिटल सिग्नेचर, ये जो भी डॉक्यूमेंट आप फाइल करते हैं दीज आर इन PDF फॉर्म, और इसमें आप यहाँ पर जो भी पर्सन है who want to authenticate this document before filing, he should have a digital signature। और ये डिजिटल सिग्नेचर नॉर्मली कैसा रहता है कि आप PFX फाइल रहती है, नॉर्मली ये PFX फाइल एक्सटेंशन रहता है। जब आप PDF ये जो डॉक्यूमेंट है इसको आप फिलअप करते हैं और यहाँ पर साइन पे क्लिक करते हैं तो ये डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिक्स हो जाता है। और एक बार डिजिटल सिग्नेचर आपने इसमें लगा दिया तो उसके बाद किसी भी तरह का चेंज आप नहीं कर सकते इस डॉक्यूमेंट में, ये डॉक्यूमेंट फ्रीज हो जाता है। और अगर आपने चेंज किया तो ये डिजिटल सिग्नेचर रिमूव हो जाता है, यानी उसकी अथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ये डिजिटल सिग्नेचर काम करता है। तो ई फाइलिंग मैंडेटरी है LLP के लिए, और ई फाइलिंग के लिए डिजिटल सिग्नेचर का होना भी जरूरी है। और सारी जो भी फाइलिंग होगी डॉक्यूमेंट्स की वो mca.gov.in पे होगी, तो ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब बात करते हैं फॉरेन LLP। फॉरेन LLP क्या होती है, ये एक्चुअली डिफाइन किया गया है सेक्शन 21M में। आपने देखा होगा कंपनी में भी हमने देखा है कि फॉरेन कंपनी होती है, इसी तरह से LLP में भी फॉरेन LLP होती है। तो 21M डिफाइंस फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म्ड, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड, चाहे आप फॉर्म बोल लीजिए, इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड, जो भी एज पर लॉ है बाहर की कंट्री का, आउटसाइड इंडिया। यानी किसी भी एंटिटी को हम फॉरेन LLP कब बोलेंगे, जब वो फॉर्म हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है आउटसाइड इंडिया, रजिस्टर्ड हुई है, इनकॉर्पोरेट या फॉर्म हुई है, विच एस्टेब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। तो केवल बाहर इनकॉर्पोरेट होने से, फॉर्म होने से, रजिस्टर्ड होने से उसको फॉरेन LLP नहीं कहेंगे, साथ में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, इंडिया में शुड हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस, तो उसको हम फॉरेन LLP कह सकते हैं। तो मसलन यहां पर अमेरिका में मान लीजिए दो एंटिटीज हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स हैं, LLP A एंड LLP B। अब ये LLP B है, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फॉरेन LLP। लेकिन दूसरी जो LLP है, LLP A, इसका इंडिया से कोई नाता नहीं है। तो अगर नाता नहीं है तो इसको हम फॉरेन LLP नहीं कहते। हाँ, इसको बॉडी कॉर्पोरेट हम जरूर कहेंगे, बट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फॉरेन। है तो बाहर ही, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, इसलिए इसको फॉरेन LLP नहीं।
फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन एन इंडियन एलएलपी, और ये भी क्लियर है कि फॉरेन की एलएलपी है वो इंडिया की एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, कैन बिकम पार्टनर इन दी एलएलपी फॉर्म इन द एलएलपी एक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। काफी ज्यादा इन्होंने फीचर्स दे रखे हैं, सभी इन्हें डिस्क्राइब किए हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स का पूछा गया है उसके हिसाब से ही आपको आंसर देना है। अगर ज्यादा मार्क्स का है और जो भी आप लिख रहे हैं वो फटाफट दो दो लाइन में भी ये पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं, एक या दो लाइन में, या केवल अगर आप पॉइंट भी लिख देंगे 16 तो भी काफी है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है।